अरे ये मैम क्या कर रही है? ये मैम ब्रीदिंग कर रही है। अरे नहीं, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। दोनों एक ही चीज। हो गया, मैंने सुन ली तुम्हारी बातें। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक चीज नहीं है बच्चों। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट को। मैं बताऊंगी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग कैसे अलग है, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन का साइट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है, क्या काम होता है उसमें, उस साइकिल को बोलते क्या है, और कुछ ऐसे भी रेस्पिरेशन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है, ऑक्सीजन जो इतना इंपॉर्टेंट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वैसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं। तो आज का चैप्टर होने वाला है बहुत ही रिफ्रेशिंग, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला चीज जो हमारा डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, वो होगा कि रेस्पिरेशन किस चीज का पार्ट है। तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन किसका पार्ट है, तो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो हमें जानना ये बहुत जरूरी है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ हर प्रोसेस में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्टी में डाल देता है, वो है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको कोई भी तैयारी करके नहीं जाता है। सबको पता होता है कि इसमें आएगा तो लिखेंगे, तो वो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि लिखे तो लिखे क्या इसमें। तो ये जानना, इसीलिए मैं हर बार हर टॉपिक में एक बार ये जरूर रिवाइज कराती हूँ कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और उसके कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन और ये रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं, सिर्फ एक ही टाइप का रेस्पिरेशन नहीं होता है, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। हम लोग उसको देखेंगे डिटेल में कि वो दो तरीके का रेस्पिरेशन कौन सा है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हमें पता है कि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी ऑब्वियसली रेस्पिरेशन करता ही करता है, लेकिन उसका रेस्पिरेशन हमारे रेस्पिरेशन से स्लाइटली डिफरेंट है। उस डिफरेंस को जान लेंगे कि आखिर क्यों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफरेंट है और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, देखो यहाँ जब भी मैंने एनिमल्स बोला तो मैं एक ब्रॉड लाइक किंगडम को मैं बात कर रही हूँ उसी की। ठीक है, लेकिन हमें उसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको सेपरेटली भी देखने हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि सेपरेटली, जैसे कि अमीबा यूनिसेल्यूलर होता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है वो देखेंगे। फिर देखेंगे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का नाम सबने सुना है, वो क्या है, फार्मर्स फ्रेंड है, ये हम लोग को पता है। तो वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म क्या है, एक चिपचिपा सा टाइप का कुछ सिक्रेट करता है, उसका बॉडी भी एकदम चिपचिपा सा होता है। तो रेस्पिरेशन वो लोग क्या कैसे करता है वो भी देखेंगे। रेस्पिरेशन इन फिश, फिश का रेस्पिरेशन जाना इसलिए भी जरूरी है कि हमें देखना है कि एक्वेटिक एनिमल, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं, वैसे वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा क्या है, हम जो है सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो वर्क प्रोसेस है, हमारा जो वर्क है वो बहुत ही हेक्टिक है, हमें करना होता है बहुत सारा काम। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, और जो होता है वो होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमें पता है कि हम लोग इतने वो वेल होता है ना, स्टैब्लिश्ड है कि हमारे पास हर चीज़ के लिए एक सिस्टम है, इतना स्टैब्लिश्ड है हम लोग कि हमारे पास हर चीज़ के लिए एक सिस्टम है कि भाई डाइजेशन करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम है अलग से कि डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। अमीबा की तरह डिप्राइव्ड नहीं हम लोग कि एक ही चीज़ है सब कुछ उसी से करना है, वो नहीं हमारा। तो हमें जब ऐसा है तो हमारी स्टडी भी क्या है, थोड़ी डिफिकल्ट और एलैबोरेट होती है। तो उसी को पढ़ना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है और वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। उसके बाद हमें जानना है लाइक लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये इसीलिए मैंने बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि रेट ऑफ ब्रीदिंग कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। कभी कभी आपने फील किया होगा कि आपका जो मतलब आप ब्रीद कर रहे हो वो सही से नहीं हो रहा है, या तो बहुत तेजी से ब्रीद कर रहे हो या बहुत धीरे धीरे ब्रीद कर रहे हो। इस पर डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर एंड ऑल, इसमें बहुत सारे डिजीजेस भी इन्वॉल्व हैं। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आइडियल रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है और इसको मेंटेन कैसे करना होता है, अदरवाइज हम लोग क्या है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का होल
टॉपिक की क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइव प्रोसेस से कि व्हाट इज अ लाइव प्रोसेस। ऑब्वियसली लाइव प्रोसेस अभी तक में हमने जो समझा उसके अकॉर्डिंग कि लाइव प्रोसेस वो होता है जो हमें हेल्प करता है सरवाइव करने में। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हमारे बॉडी बोलने का मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडल्ज कर रही हूँ मैं यहाँ, कि हमारे में क्या है, बॉडी में बहुत सारे लाइव प्रोसेसेस हैं, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा होता है वो प्रोसेस क्या है, सब कुछ हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आप ब्रीद करते हो, अगर आप रेस्पिरेशन करते हो, वो ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। अगर आप न्यूट्रिशन करते हो, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, इसीलिए जाके वो वीडियो भी देखना, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है न्यूट्रिशन का कुछ फैक्ट्स के साथ, जो कि आपका आउट ऑफ बॉक्स नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो न्यूट्रिशन क्या है हमारे बॉडी में, कैसे हम लोग खाते हैं, क्यों ज़रूरी है, खाना नहीं खाए तो क्या होगा, और फिर उसका जो प्रोसेसिंग है कि उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, ये एक लाइव प्रोसेस है कि अगर ये ना करो तो लाइफ क्या है, स्टॉप हो जाएगी। राइट, उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन भी हमारे बॉडी का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव प्रोसेस है। अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करोगे तो आप क्या होगे, मर जाओगे, आप नहीं जी पाओगे, सर्वाइवल क्या होगा आपका, मुश्किल हो जाएगा और नहीं होगा। इनफैक्ट रेस्पिरेशन से एक और चीज़ आता है क्लियर, कि जब आप खाना खा लेते हो तो वो जो एनर्जी आपको मिलता है, आपने फील किया होगा कि जब आप 2-3 दिन से नहीं खाए हो, कोई भी वजह हो उसके पीछे, आपने नहीं खाया है, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग फैटिग। आपको एकदम काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो काम, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, बीमार फील कर रहे हो। राइट, जब हम लोग बीमार होते हैं तो मोस्टली हमें खाने का मन नहीं करता है, हम लोग खाते भी नहीं है प्रॉपर वे में, इसीलिए हमारा क्या होता है, वीकनेस जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप फीवर हो, आई नो कि नहीं मन करता है खाने का, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊंगी आगे भी कि कैसे खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और रेस्पिरेशन का क्या रिलेशन है फूड से। राइट, तो ये हमें समझना है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग का एक प्रोसेस नहीं है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। तो लाइफ प्रोसेस, वैसे सारे प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने रिप्रोडक्शन का कहीं पे जिक्र नहीं किया है, जबकि रिप्रोडक्शन भी क्या है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी, इसी से हमारा क्या होता है, एक दुनिया चल रहा होता है। राइट, कि तभी तो ये सृष्टि है ना, पूरा वर्ल्ड कैसे है। अगर मेरे जैसा कोई दूसरा ना हो, फिर कोई ह्यूमन बींग आगे बढ़े ही ना, जो हमारा जनरेशन है बस इतना ही लोग हो, उसके अलावा कोई ना आए लाइफ में एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, ये एरा जो है खत्म होगा, उसके बाद तो कोई ह्यूमन मैन काइंड ही खत्म हो जाएगा। राइट, तो जो कि क्या है, वो ज़रूरी है हमारे बॉडी, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस का नहीं है। राइट, वो लाइफ प्रोसेस नहीं है, मतलब अगर नहीं होगा तो ये इरा तो चलेगा ही चलेगा ना। अभी जो हम लोग हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्या अभी हम लोग मर जाएंगे? नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे का जनरेशन नहीं चलेगा, फ्यूचर आगे कुछ नहीं होगा, ये सही है। बट हम लोग अभी जो चल रहे हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आपके खाने पीने में, आप जैसे खा पी रहे हो वैसे ही खा पी रहे हो, आपके ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत फिलहाल प्रेजेंट के हिसाब से नहीं आएगा। फ्यूचर प्रॉब्लम है वो। राइट, इसीलिए वो एक लाइव प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ऑल्दो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लाइव प्रोसेस होता क्या है और रेस्पिरेशन उसमें कहाँ स्टैंड करता है। अब समझते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन क्या होता है और ये ब्रीदिंग से कैसे अलग है, पहले ये समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस, देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल्सो रिलीजेस एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज समझने वाली बात है कि जो हम लोग बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे हैं वो है क्या, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज कुछ नहीं है, क्या है, फूड है। राइट, यानी कि व्हेन यू हैव द फूड, ठीक है, आप जैसे फूड लेते हो बॉडी में, उसके बाद हम लोग किसकी हेल्प से, हम लोग ऑक्सीजन की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करते हैं, जैसे हमारा फूड है हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारा बॉडी है, इसमें क्या है, फूड है। राइट, अब हम लोग इस फूड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंटर कराते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, स्लोली हमारे इस फूड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने पे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है। राइट,
इसी ब्रेकडाउन के प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसी ब्रेकडाउन के प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है और हमें एनर्जी मिलता है। साथ में हमें दो वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, एक है CO2 और दूसरा है H2O। ये दोनों हमारे बॉडी में फॉर रेस्पिरेशन, ऑन द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2 और H2 हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे बॉडी में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मेनली CO2 ही एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन डेंजरस है, टॉक्सिक है। H2O कहीं से भी वेस्ट नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ऑल्दो ये इनफैक्ट ये बेनिफिशियल ही है ये क्या है, बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए। वाटर हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल, लेकिन है तो ये वहाँ पे वो क्या बन रहा है, वो प्रोडक्ट के रूप में ही बन रहा है। अगर इसको अच्छे से और अच्छे समझा जाए तो देखो, हमने क्या किया, फूड लिया, फूड आता है आपके बॉडी में, ठीक है, और ऑक्सीजन हमने लिया एयर से, ये आया, ये हमारा बॉडी, हमारे बॉडी का सेल है। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस में क्या होता है, आपका फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देता है और वाटर साथ में। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए पूरा प्रोसेस हो रहा है वो बन जाता है, जो कि क्या है, एनर्जी। वो है एनर्जी, ठीक है, क्या है, एनर्जी। ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब ये एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर होता है कहाँ पे और किस फॉर्म में, ये होता है ATP के फॉर्म में। मैं आगे चल के बताऊंगी ATP क्या है और कैसे ये स्टोर होता है। तो ये ATP के फॉर्म में स्टोर होता है कि वेरेवर हम लोग को जरूरत पड़े, जब भी हम लोग को एनर्जी की जरूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से एनर्जी लेते रहते हैं, राइट। तो समझो एक चीज कि फूड क्या है, हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल हो गया। आप फूड लेते हो तभी जाके, और ऑक्सीजन लेते हो एनवायरनमेंट से, तभी जाके ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, आगे चल पाता है, राइट। तो ये हमें समझना जरूरी था। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट इट कि ATP, पहली बात दो तीन चीज समझते हैं। पहले समझते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो है ये एक और प्रोसेस हम लोग बोलते रहते हैं, ब्रीदिंग, इससे कैसे डिफरेंट है पहले ये समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। या तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है भी और नहीं। तो पहली बात तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट थिंग है। कोई कहता है कि ब्रीदिंग, कोई कह रहा है रेस्पिरेशन, तो ये दोनों बिल्कुल अलग बात बोल रहे हैं। क्योंकि ब्रीदिंग क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टेक इन होता है, O2 को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। मतलब हम लोग इनहेल करते हैं O2, इनहेलेशन कहते हैं जब हम लोग O2 को लेते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज इनहेलेशन का प्रोसेस। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन बस इतना सा नहीं है, रेस्पिरेशन इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, है ना। ये फार मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो मैंने बताया, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो ये बन गया बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस इसीलिए क्योंकि बायो है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में हो रहा है, राइट। और केमिकल इसलिए क्योंकि इसमें क्या जरूरत है, एंजाइम्स वगैरह की भी जरूरत होती है। इसमें क्या चीज की जरूरत होती है, एंजाइम्स की जरूरत भी होती है, ओके। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो हमारा ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को में चाहिए लंग्स। क्यों, क्योंकि करना क्या है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है। मतलब इन करना है ऑक्सीजन को, आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो लंग्स की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो सिंस रेस्पिरेशन इससे बहुत ज्यादा ही फार मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेक डाउन वगैरह हो रहा है। तो उसमें जो हमें जरूरत है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की, हमें ये सब चीज की जरूरत है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ लंग से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। ये इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस है मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप ब्रीद इन कर रहे हो ऑक्सीजन को और CO2 को ब्रीद आउट कर दे रहे हो। इनहेलेशन बोलते हैं और एक्सहेलेशन बोलते हैं, राइट। रेस्पिरेशन में आप जो ब्रीद इन किया ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गया वो ये पूरा प्रोसेस करता है, अंदर जाके ये पूरा प्रोसेसिंग
होता है। तो समझ रहे हो कि आप कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो नॉर्मल ब्रीदिंग से रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं एटीपी का क्या फंडा है। ठीक, हमारे बॉडी में होता है एडीपी, ये समझ लेते हैं क्या होता है। एडीपी को बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे फॉस्फेट क्या है, तो फॉस्फेट हमारा फॉस्फोरस और है, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, फॉस्फेट बनेगा। ये हमारा फॉस्फेट है, ये भी क्या करता है, ये भी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इससे भी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब एटीपी में जस्ट टी के जगह पे ये डाई से क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। राइट, तो एटीपी और एडीपी यहाँ पे क्या है, एनर्जी। अभी एक्चुअली में एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। मतलब आपके पास क्या है, ये एनर्जी करेंसी है। मतलब जब भी एनर्जी चाहिए सेल को, एटीपी का ब्रेक डाउन कराओ और क्या कर लो, एनर्जी ले लो। एटीपी का ब्रेक डाउन कराओ और एनर्जी ले लो। तो पहले समझते हैं वह, अगर मैं वर्ड इक्वेशन, हमने पढ़ा है ना वर्ड इक्वेशन, और ऐसे हम लोग लिख के जो इक्वेशन लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, तो अगर वर्ड इक्वेशन की बात की जाए तो हमारा वर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा होता है रेस्पिरेशन का कि फूड प्लस ऑक्सीजन will give carbon dioxide plus water plus energy। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गया। अभी इतना, ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें भी एक और प्रोसेस है कि पहले क्या होता है, एडीपी होता है। हमारे बॉडी सेल में एडीपी प्रेजेंट है। राइट, अब ये एडीपी जो है वो क्या करता है, फॉस्फेट के साथ, ये फॉस्फेट क्या है, पीआई से सिंबल देते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं, जहां पी क्या है, फॉस्फेट है, और आई मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। राइट, आई स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये करने के बाद हमें मिल जाता है एटीपी। और अच्छा, इसमें क्या है, ये इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ये प्रोसेस कराने में, मतलब एडीपी से एटीपी में जाने में। ठीक है, इसमें भी क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें ये काम होता है। ठीक है, कि हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी के हेल्प से, एनर्जी यहाँ पे चाहिए, एनर्जी के हेल्प से फिर एटीपी मिलता है हम लोग को। राइट, ये हमारा एक प्रोसेस है। अब उसके बाद जो हमारा एटीपी बन गया और स्टोर हो गया हमारे बॉडी में, और कहाँ स्टोर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। और यही इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी का पावर हाउस कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पावर हाउस हम लोग क्यों बोलते हैं, जहाँ कहीं भी एनर्जी स्टोर होता है, हम लोग देखते हैं ना, जहाँ पावर हाउस बोलते हैं कि वो पावर हाउस है। क्यों, वहाँ पे एनर्जी पूरा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्टोर्ड है, और वहीं से जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सब जगह पास हो रहा है, तो वो क्या है, पावर हाउस है। द सेम थिंग इज हियर, कि रीजन यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो पावर हाउस है, वो वहाँ पे सारा एटीपी स्टोर्ड है। जब जरूरत पड़ रहा है वो क्या कर रहा है, दे रहा है। अब जरूरत कब पड़ता है, जब हम लोग को क्या करना है, हमारे मसल्स को मूव कराना है, हमें एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, हमें डाइजेशन करना है, हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म, यानी कि समझो रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हो कि रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया। अब उस एनर्जी से ही, उस एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो करवाते हैं सर्वाइव करने के लिए। जो लाइफ प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, उस लाइफ प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, इसीलिए मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया पहले। न्यूट्रिशन मतलब फूड, फूड का इंपॉर्टेंस समझ आ गया। अब इस फूड को जो हम लोग मतलब एनर्जी बनाते हैं, उस फूड का ब्रेक डाउन करके
उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये भी इतना ही खास प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका बॉडी में क्या होगा, एनर्जी जनरेट हो ही नहीं पाएगा, और एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगा तो जो फंक्शनिंग आपके बॉडी का चल रहा है, आपका बॉडी एक मशीन है जिसको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, और इस फ्यूल का ही, ये फ्यूल जो देने का प्रोसेस है उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। सिंपल हो गया ये। अभी रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट खास प्रोसेस हो गया। अब इसमें ये हो गया एटीपी। अच्छा, अभी ये जो हमने किया एडीपी से एटीपी के प्रोसेस को, इस प्रोसेस बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इस प्रोसेस, इतना आप लोग को डिटेल करना नहीं है, लेकिन मैं प्रोसेस का नाम भी बताती चली जाती हूँ सो दैट कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स तो आप लेके जाओगे जरूर। तो ये हो गया एडीपी से एटीपी का जो फॉर्म चेंज होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोरस जो है, पीआई जो है वो ऐड ऑन हो रहा है, एक पी जो है वो ऐड हो रहा है और एटीपी बना रहा है। इसीलिए डाई से क्या हो गया, ट्राई। डाई मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3, तो उससे क्या हो गया, ये हमारा एटीपी हो गया। अब ये एटीपी क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये जैसे स्टोर होता है हमारे बॉडी में, वो क्या होता है, जब जब हम लोग को जरूरत पड़ती है, जो भी हम लोग को फंक्शनिंग करना होता है, धीरे धीरे करके हम लोग क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं। इसीलिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी हमारा क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल है। राइट, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब हम लोग एक और चीज की बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेसिंग हो गया, अब देखो इसका प्रोसेस स्टेप वाइज होता है। ठीक है, इसका प्रोसेस कैसा होगा, स्टेप वाइज प्रोसेस है। अब स्टेप वाइज में कैसा होगा कि पहले क्या है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज जो है वो क्या है, C6H12O6 है। मतलब इसमें 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन एटम है। ठीक है, 6 कार्बन एटम का एक कंपाउंड बना हुआ है। अब इसका जो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। अब ये स्टेप वाइज प्रोसेस में जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, अब इस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है वो बनाएगा, ग्लूकोज जो है वो बनाएगा पाइरुवेट, पाइरुवेट, पाइरुवेट बनाएगा। अब ये पाइरुवेट क्या है, तो ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन एटम वाला क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और इस ब्रेक डाउन में सबसे पहला जो चीज बन रहा है वो बन रहा है पाइरुवेट। अब हमें पता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। आई होप आपने साइटोप्लाज्म वगैरह को भूला नहीं है। सेल चैप्टर में पिछले क्लास में मैंने करा दिया था साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो हमारे बॉडी में साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में सबसे पहला क्या है, C6 यानी आपका जो पाइरुवेट है, कार्बन है C3, ये 3 कंपाउंड वाला कार्बन जो है ये बनता है किससे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके। 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। राइट, इस प्रोसेस में जब भी आपका ब्रेक डाउन करना है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर किसी में ये प्रोसेस तो पहला प्रोसेस होगा ही होगा। एंड प्रोडक्ट जो है भले डिफरेंट हो, लेकिन ये प्रोसेस सब में सेम है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि देखो यहाँ पे हमने क्या समझा, इसको एक बार समराइज करो अपने माइंड में। हमने समझा रेस्पिरेशन को, क्यों जरूरी है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन होता कैसे, हमें एनर्जी मिलती कैसे है। ठीक है, तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, हमने फूड खाया, फूड मतलब ग्लूकोज, दिमाग में रखना है कि फूड मतलब ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर जो हमारा एडीपी है, एडीपी जो एक एनर्जी है, लेकिन वो उससे क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होता है वो बहुत ही लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। और जो हमारा एटीपी है उससे हमारा एनर्जी रिलीज जो होता है वो ज़्यादा होता है, 30.5 किलो जूल के करीब एनर्जी रिलीज होता है। ये बहुत ही, मैंने मतलब ऑलमोस्ट और अप्रॉक्सीमेट डेटा दिया है मैंने, और इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद एडीपी से एटीपी बन जाता है, और ये सारे प्रोसेस क्या है, एनर्जी वाले प्रोसेस है। एटीपी जो होता है फिर ये स्टोर होता है, और इसी एटीपी को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में खर्च करते हैं कोई भी काम करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।
रेस्पिरेशन समझने के बाद अब बारी है समझने की कि कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। तो हमारे बॉडी में हमारे अराउंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। नाम है एरोबिक एंड एनारोबिक। अब नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम से ही मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एरोबिक, एयर का मतलब होता है इन द प्रेजेंट ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंट ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। और एनएरोबिक, एन का मतलब ही होता है एब्सेंट, इन द एब्सेंट ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 तरीके के रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन होते हैं जिसमें जो रेस्पिरेशन है वो टेक्स प्लेस करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जब ऑक्सीजन हो, जो कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, जो भी हम लोग हैं और एनिमल्स, वो सारे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें इस O2 की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन करता है? तो ये करते हैं ईस्ट या कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आप देख रहे हो ईस्ट वगैरह जो है वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या प्रोसेसिंग है। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये एक नॉर्मल रेस्पिरेशन है। तो इसमें होता क्या है, C6H12O6, ये रहा आपका ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पहला स्टेप है जो कि कहाँ पे होता है, ये पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में ये स्टेप होता है। और इस प्रोसेसिंग को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और इससे बनता क्या है, पाइरूवेट बनता है, ठीक। अब ये पाइरूवेट के बाद दूसरा स्टेप आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्ब्स साइकिल, ठीक है, कर्ब साइकिल। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इससे बनता क्या है, तो इससे बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, ठीक है। 38 ATP के अराउंड ATP यहाँ बनता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो फूड है, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड ही बोलेंगे। ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, इस पे क्या हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप है कर्ब साइकिल, ठीक है, कर्ब साइकिल में होता क्या है, पाइरूवेट से क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है और हमें जरूरत एक्चुअली किस चीज की है, एनर्जी की, ठीक है, जो कि ATP के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ये है एक नॉर्मल प्रोसेस जो क्या होता है हमारे बॉडी में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट में, राइट। अब क्या होता है, दूसरा प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ तक प्रोसेस सेम है, ग्लूकोज और पहला प्रोसेस जो कि है ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस सेम है, जो साइटोप्लाज्म में होता है। और इससे क्या बनता है, तो पाइरूवेट बनता है। यहाँ तक के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में सेम है। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है ये जनरली किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में होता है। और अच्छा, इस प्रोसेस का नाम कोई बता सकता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आपने सुन रखा है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में बनता क्या है, तो इसमें बनता है इथानॉल, C2H5OH, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या बनता है, तो इथानॉल बनता है और इथानॉल बनके फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, इसमें CO2 भी बनता है और ATP भी बनता है, यानी एनर्जी भी रिलीज होता है। लेकिन इसका अमाउंट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है।
इन कंपैरिजन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर मैं कंपेयर कर दूं तो 38 के करीब जो एटीपी बना था, इसमें वही 3 से 4 एटीपी बनता है। ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है। 3 से 4 मतलब समझ रहे हो आप क्या डिफरेंस है एनर्जी का, बहुत ही कम। साथ ही साथ ये जो आपका ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6 जो है, ये भी, इसका भी ब्रेकडाउन जो है वो क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका फूड है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं करता है, और वहाँ पे जो हो रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन जो था, उसमें जो आपका फूड है वो क्या होता है, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझा दूं, ये क्या है, इथानॉल है, इथानॉल है। और OL मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया, ये अल्कोहल हुआ। ये जो OL है अल्कोहल हो गया। अब ये जो अल्कोहल ग्रुप है, इससे आपको पता है कि वाइन इंडस्ट्री में जब आपको बेकरी करना हो तो बेक करते हो आप, बेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, ये सब में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो ईस्ट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो यही प्रोसेस को कराने के लिए। जब इस प्रोसेस को कराना है तो ईस्ट जब रेस्पिरेशन करेगा तो वो क्या देगा, इथानॉल देगा, इथानॉल देगा यानी अल्कोहल देगा काइंड ऑफ, ठीक है, अल्कोहल देगा। साथ में क्या है, CO2 भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, CO2। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कट करते हो केक को तो उसमें क्या होगा, एक पॉकेट लाइक, इस तरह से पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ब्लॉकेज बना है वो है, राइट। तो ये आपका CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ये एनर्जी भी कुछ हद तक मिल ही जाती है, बट वो एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है इन कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिक क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP, ठीक है। ATP मतलब एनर्जी की बात कर रही हूं मैं, राइट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ईस्ट और हमारा जो ईस्ट है, कुछ बैक्टीरियाज है, उसमें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, दे डोंट नीड ऑक्सीजन, राइट। लेकिन क्या हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कभी बाय चांस एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी होता है। कब होता है? जब आप रनिंग कर रहे हो या विगरसली बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे हो, हैवी एक्सरसाइज। आपको पता है कि जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो, उस टाइम में यू नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन आपको मिलता है आपके बॉडी में ही स्टोर्ड माइटोकॉन्ड्रिया में ATP से, राइट। लेकिन कभी कभी जो डिमांड्स हैं वो क्या है, फुलफिल नहीं हो पाते हैं। मतलब जितना ATP आपको चाहिए, जितना एनर्जी आपको चाहिए या ऑक्सीजन जितना आपको चाहिए, उतना ऑक्सीजन आपके बॉडी में आपको क्या होता है, नहीं मिल पाता है, राइट। तो वो टाइम में हमारा बॉडी क्या करता है, एक सोल्यूशन निकालता है, टेम्पररी सोल्यूशन। उस टेम्पररी सोल्यूशन में हमें क्या हो जाता है, हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ जाता है, राइट। यानी ह्यूमन बॉडी में भी, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, कि हम लोग कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जिसके तहत हम लोग को मिलता है लैक्टिक एसिड। हमें क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। एंड ऑब्वियसली किसके लिए किया था ये सारा काम, ये काम किया था एनर्जी के लिए, तो एनर्जी तो मिल ही जाएगा, ठीक है, एनर्जी। लेकिन यहाँ पे भी फिर से वही बात, एनर्जी जो होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, बहुत ही लेस क्वांटिटी में होगा। यानी ऐसा नहीं कि आपको एकदम से एनर्जी मिल जाएगा और आप जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन काम चला जाएगा। मैंने पहले ही बोला ये एक टेम्पररी प्रोसेस है और ये कभी कभी होता है। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो लैक्टिक एसिड बनता है ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में, प्लांट वगैरह में या फिर बैक्टीरिया में हुआ था, तो हमने देखा था, हमने गौर किया था कि उसमें जो एंड प्रोडक्ट था वो इथानॉल था, जो कि इन लोग कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है उसका, राइट। जैसे हम लोग वाइन इंडस्ट्री में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इवन प्लांट में भी कुछ फ्रूट्स को पकाना है तो वो सब में भी क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है ये कहीं से भी यूजफुल नहीं है, और ये क्या होता है, अक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, तो हमारे बॉडी में, मसल्स में, ठीक है। हमारे बॉडी के मसल सेल्स में ये क्या हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, और इसके अक्यूमुलेशन से हमें क्या होता है, क्रैम्प वाली फीलिंग आती है, हमें क्रैम्प होता है। यानी कि आपने फील किया होगा कि आप अचानक से रनिंग कर रहे हैं और आपको एक जोर का दर्द होता है आपके घुटनों में या आपके पैरों में, अचानक से एक क्रैम्प आता है, आपको एक दर्द होता है,
वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि आप जब रनिंग कर रहे थे यू नीडेड मोर एंड मोर ऑक्सीजन, जिसका डिमांड आपका बॉडी पूरा कर नहीं पा रहा था, तो आपने उस केस में टेम्पररली आपकी बॉडी ने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया और एनर्जी तो थोड़ा बहुत मिला, लेकिन इसके एवज में जो हम लोग को एक मिला वो है लैक्टिक एसिड, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये जैसे आपके मसल सेल्स में अक्यूमुलेट होता है, ये आपको क्या करता है? दर्द देता है, क्रैम्प कराता है। इनफैक्ट ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कुछ एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में भी ऐसे ही अचानक से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। एनिमल्स और हमारा बहुत हद तक सब कुछ सेम है, बिकॉज वी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम किंगडम, है ना। तो जैसे एक इमेजिन करो कि एक कोई डियर है, ठीक है, वो भाग रही है और भागते भागते और उसके पीछे कोई लायन मतलब कोई टाइगर या फिर लेपर्ड वगैरह कोई पीछे पड़ा हुआ है, राइट। अब वो भाग रहा है दोनों, और उस टाइम में अचानक से क्या हो जाए कि डियर के पैर में क्या हो? क्रैम्प आ जाए, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी? गिर जाएगी और टाइगर उसको इजीली क्या कर सकेगा? प्रे ऑन कर सकता है, राइट। तो ये जो है ये एक क्या है? ये एक होने वाला चीज है, मतलब ये मैं एग्जाम्पल दी हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि आप भी भाग रहे हो या कोई एनिमल है भागते भागते गिर जाता है अचानक से, तो उसको भी क्रैम्प फील होता है, और वो क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार मतलब डिफरेंसेस देख लेते हैं। आप अपने में भी समझिए और बोलिए आपने क्या क्या डिफरेंसेस फाइंड आउट किया, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। सबसे पहला एब्सेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एब्सेंट, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट। पहला चीज कि ये जो प्रोसेस है ये टेक प्लेस करता है इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये टेक प्लेस करता है इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा? एंड प्रोडक्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो है इथानॉल इन ईस्ट प्लांट, ठीक है, ईस्ट में प्लांट वगैरह में, एंड लैक्टिक एसिड इन एनिमल्स, राइट। हमारे में भी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से हमारे बॉडी में भी तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड है। और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो है CO2 एंड O2 प्लस एनर्जी। एंड प्रोडक्ट ये है। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? लार्ज अमाउंट। कंपैरेटिवली कंपेयर किया जाए दोनों में तो कंपैरेटिवली इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। ये आपका टेक प्लेस करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये आपके बॉडी में टेक प्लेस करता है कहीं पर भी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस नहीं करता है। ये आपके बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में ही टेक प्लेस करता है। एटीपी जो है वो स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आया? ये दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंशिएट करो। तो आई होप आप अब एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और याद रखना एंड प्रोडक्ट लिखना मत भूलना। जो मैंने इक्वेशंस अभी तक में लिखे हैं, वीडियो पॉज करके इक्वेशंस जरूर लिख लेना। ये सारा क्या होगा? आपके आंसर को मोर अट्रैक्टिव बनाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। रेस्पिरेशन दो तरीके के, एनारोबिक, एरोबिक, ये तो हमने कर लिया। अब हमें देखना है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्या होता है और एनिमल्स में कैसा होता है, और क्या इसमें कोई डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस हैं तो क्या। तो पहला चीज याद रखना है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक एनिमल के लिए होता है, राइट। हमें क्यों जरूरत है रेस्पिरेशन की? तो मैंने समझा दिया कि रेस्पिरेशन का जरूरत होता है एनर्जी एक्वायर करने के लिए। तो वही एनर्जी जो है, यही एनर्जी जो है प्लांट को भी किससे मिलता है? तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही मिलता है। यानी रेस्पिरेशन उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। और इस रेस्पिरेशन में उनको भी वही काम करना है, O2 को इन कराना है और CO2 को आउट कराना है, राइट। यानी कि यहाँ पे O2 और CO2 की अगर बात की जाए तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस है। रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं ये क्या करते हैं? हमारे मतलब जो भी रेस्पिरेशन है इसका प्रोसेस कराता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन एंड CO2
यही काम ह्यूमन की तरह प्लांट में भी हो रहा है, ऑक्सीजन का इनहेल करना और CO2 को आउट करना और ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाना, राइट। लेकिन तब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि फिर हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ना क्यों है हमें और क्यों पढ़ रहे हैं। तो सेपरेटली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? तो अगर अब देखा जाए इन कंपेयर टू एनिमल्स, जो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन है इन प्लांट्स ये बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस है स्लो रेट, ठीक है, स्लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो पहला डिफरेंस है वो यही है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन के बाद ये इसमें जो रेस्पिरेशन के तहत जो ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेटरी गैसेस का फैलना होता है ये इन प्लांट बहुत ही कम रेंज में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात की जाए तो ये बहुत ही लार्ज रेंज में दूर दूर तक जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या होता है, प्लांट में ये क्या होता है, स्मॉल रेंज ऑफ O2 गैस, ठीक है। ये जो रेंज है बहुत स्मॉल हो जाता है, बहुत ही एकदम छोटा सा एरिया में ही कवर कर पाता है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर रेस्पिरेशन जब हम लोग एनिमल्स में अभी करेंगे तो मैं इसे समझाऊंगी अच्छे से कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एनिमल्स में एज अ यूनिट काम करता है, एक यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। कि एक यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। एक अंग मतलब एक बॉडी का पार्ट ही जो है वो इसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर बात की जाए प्लांट की तो इसमें रेस्पिरेशन रूट से भी होगा, स्टेम से भी होगा और लीफ से भी होगा, यानी कि इसमें मोर देन वन पार्ट जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमें ये समझना है कि रूट से कैसे, स्टेम से कैसे और लीफ से कैसे। लेकिन पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें सारे पार्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग अपना अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये क्या है, ये एक अलग चीज है, ये एक डिफरेंस है एनिमल से, ठीक है। एनिमल में रेस्पिरेशन इस तरह से नहीं होता है, वो हम लोग क्या करते हैं इन अ यूनिट, एज अ यूनिट हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पता है रूट्स होता है सॉइल पार्टिकल्स के पास में, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉइल पार्टिकल्स में क्या होता है, इस सॉइल पार्टिकल्स में आपका O2 होता है, राइट। यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स में जो O2 होता है, इसी O2 को रूट क्या करता है, लेता है। अब रूट का जो मैंने आपको एक बार अगर याद होगा तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि इसका जो एपिडर्मल सेल होता है पहला वाला, ठीक है, जो आउटर कवरिंग वाला एपिडर्मल सेल होता है, इसको बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। ये रूट हेयर का एक अगर इनलार्ज या बड़ा वाला एक फिगर सोचो तो मैग्नीफाइड फिगर है इसका। यहाँ पे क्या होता है, ये रूट हेयर जो होता है इसका जो एपिडर्मल सेल होता है ये क्या करता है, ये O2 को अंदर लेता है। देखो मैंने बता दिया था कि अगर O2 को अंदर ले रहा है तो ऑस्मोसिस होगा या डिफ्यूजन होगा। बताओ, कमेंट डाउन करो अपना आंसर कि ऑस्मोसिस होगा, कि यहाँ पे मैंने क्या बोल रही हूँ, O2 अंदर जा रहा है, ठीक है। O2 को ये क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। तो यहाँ ऑस्मोसिस होगा या डिफ्यूजन होगा। तो आई होप कि बहुत लोगों ने आंसर कर दिया होगा, डिफ्यूजन होगा। क्यों डिफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस जो है उनका मूवमेंट हो रहा है। मैंने बोला था ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हो रहा है किसका, तो रूट हेयर के जो आउटर सेल है, एपिडर्मल सेल है, वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू O2 को इन करवाते हैं और जो कि आगे चलता है, ठीक है। तो यानी कि जो पहला रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो आता है कहाँ से, रूट हेयर से। रूट हेयर से मिलता है डिफ्यूजन का प्रोसेस से। अगर अब मैंने बोला कि आउट क्या होगा, आउट होगा CO2 को बाहर करवाना है, तो कौन सा सेल इसमें काम आएगा, सेम एपिडर्मल सेल, ठीक है, सेम एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट हेयर। रूट हेयर का जो एपिडर्मल सेल है वही एपिडर्मल सेल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, CO2। और प्रोसेस भी क्या होगा, सेम होगा। वो कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू CO2 बाहर आ जाएगा। अब आपने फील किया होगा कि जैसे मान लो ये मेरा मड है और इसमें मेरा रूट है, आप देख ही रहे हो। अगर मैं क्या बोलूँ कि ये क्या हो गया, वाटर लॉक्ड हो गया है, सोचो कि इसमें क्या है, वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉक्ड हो गया है ये मेरा पूरा एरिया। तो क्या ये ब्रीथ कर पाएगा, क्या आपका रूट ब्रीथ कर पाएगा? तो ये जो आपका जब भी एरिया जो होता है सॉइल वाला एरिया जहाँ आपका रूट है, जहाँ से आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये जो प्रोसेस होता है अगर वाटर लॉक्ड हो जाए तो वो प्रोसेस बंद हो जाता है। यानी कि जो आपका सॉइल पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल से दो पार्टिकल के बीच में ऑक्सीजन होते हैं कैप्चर्ड, अगर मैं वहाँ पे वाटर डाल दूँ
तो वो सारे ऑक्सीजन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं बच जाता है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन बच नहीं जाता है तो हमें पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ O2 कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है, इथानॉल बनता है, अल्कोहल बनता है, इथानॉल बनता है। अब ये इथानॉल जो होता है वो इथानॉल क्या हो जाता है, या ये इथानॉल जो होता है वो टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए ज़्यादा अमाउंट में, और उसके बाद प्लांट क्या हो जाता है, डाई कर जाता है। यानी कि अगर वाटर लॉक्ड, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप वाटर भी डालो तो एक अमाउंट में डाला जाता है, लॉक्ड नहीं होना चाहिए वाटर, है ना। इसलिए जब आप कहीं भी आपने गौर किया होगा कि अगर आपने कभी प्लांट खरीदा है, ठीक है, गमले के साथ, तो जब वो पॉट देते हैं उस पॉट में क्या करते हैं, होल करके देते हैं। क्यों करके देते हैं, ताकि उसमें कोई भी वाटर लॉग ना बन पाए, है ना, कोई भी वाटर क्या हो, लॉग्ड ना हो पाए, राइट, ताकि आपका जो ये प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से हो पाए और एरोबिक रेस्पिरेशन होता रहे, एनारोबिक रेस्पिरेशन का जरूरत ना पड़े, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सबके लिए डेंजरस है, राइट। ईस्ट और बैक्टीरिया को छोड़ के उनका तो वही वे है, राइट। नाउ लेट्स कम टू स्टेम्स। अगर मैं अब स्टेम्स की बात करूं तो स्टेम्स में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उस पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, राइट। टाइनी पोर्स होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। यही टाइनी पोर्स के थ्रू अगेन कौन सा प्रोसेस लगेगा, डिफ्यूजन लगेगा, राइट। इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का टेक इन किया जाता है और फिर ऑक्सीजन टेक आउट किया जाता है। यानी कि स्टेम्स की अगर बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम्स, तो स्टेम्स का मतलब किस चीज़ से, स्टोमेटा से। अब बात यहाँ पे एक और आती है कि जब सॉफ्ट और अच्छा मतलब डेलिकेट सा प्लांट होता है उसके तो स्टोमेटा होते हैं, राइट, उसके स्टोमेटा टाइनी पोर्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। लेकिन जो टफ जो ट्री होता है, सूखी सूखी सी वुडी सी ट्री होती है, ये वुडी वाले जो ट्री होते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें के स्टोमेटा तो क्या होते हैं, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं, तो वो नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है टेंटिकल्स, इसमें होते हैं टेंटिकल्स। अब ये टेंटिकल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं स्टोमेटा वाला रोल, ठीक है। और इसी टेंटिकल्स के थ्रू जो है ये क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो पाता है और ऑक्सीजन जो होता है टेक इन करता है प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करता है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं लीव्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। हमें पता है कि लीव्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। रेस्पिरेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो इसमें भी क्या होता है, टाइनी पोर्स विच इज स्टोमेटा, ये स्टोमेटा होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना और जरूरी है कि रेस्पिरेशन इज जस्ट द डिफरेंट प्रोसेस दैन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होता है, रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। और फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड बनाते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, एक ही बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। अब इतना तो पता है सबको कि रेस्पिरेशन जो होता है वो थ्रू आउट होता है। मतलब ऐसा है क्या कि सिर्फ रेस्पिरेशन दिन में होगा और रात में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। पर क्या फोटोसिंथेसिस उसी सेम वे में काम करता है? क्या फोटोसिंथेसिस दिन रात होता रहता है? तो बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिर्फ दिन में, व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट, है ना। सनलाइट के प्रेजेंट में ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है, एब्सेंट में नहीं हो पाता है। यानी कि दिन में क्या हो रहा है, आप समझो कि O2 को इनटेक कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब ये O2 को इनटेक कर रहे हैं लेकिन साथ में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट डे टाइम, ठीक है, ये डे टाइम है। ड्यूरिंग डे टाइम रेस्पिरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस दोनों हो रहा है, राइट। तो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हमने ऑक्सीजन लिया। और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि हम लोग ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यही ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यही ऑक्सीजन को हमने क्या किया, यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया। तो ये तो प्रोसेस हो गया। इस टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में बचता नहीं है, इधर उधर जाता नहीं है। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ नाइट टाइम की, ड्यूरिंग नाइट, है ना। अब अगर नाइट टाइम में बात करें तो रेस्पिरेशन तो वही का वही है, यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, यानी हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, रिलीज हो नहीं रहा है। तो फिर उस टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो एनवायरनमेंट से लेता है, कौन, प्लांट, ठीक है। प्लांट एनवायरनमेंट से लेता है ऑक्सीजन और CO2 रिलीज करता है। और देखो जब यहाँ पे भी क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था तो CO2 रिलीज हुआ था ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन ये CO2 जो है ये फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज्ड हो गया।
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, मतलब बोला जाता है जनरली, ये रीज़न हालांकि उतना मैंने पहले भी बोला था, ये मिथ है कि जब नाइट टाइम में क्या होना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाइट टाइम में पेड़ के नीचे सोओगे तो क्या होगा, ये वाला प्रोसेस होगा, राइट, कि हमारा क्या हो रहा है, प्लांट जो हो रहा है रेस्पिरेशन तो कर रहा है पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। यानी रेस्पिरेशन के तहत वो ऑक्सीजन यूज कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं के वहीं रहेगा, तो आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे। ऐसा मिथ है, लेकिन ऐसा रीज़न नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हम पूरे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा होता है, तो वो जो रेस्पिरेशन में CO2 को रिलीज कर रहा होता है और ऑक्सीजन ले रहा होता है, इससे कोई मरता नहीं है, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप लोग साथ में रह रहे हो और वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, तो क्या आप लोग दोनों मर जा रहे हो साथ में रह के? नहीं। तो उस तरह से प्लांट से भी आपको कोई भी खतरा नहीं है। ऑल्दो ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि नाइट टाइम में हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नाइट में कुछ भी क्या हो जाए, कोई इंसेक्ट, कोई आपको क्या कर सके, अटैक कर सके, तो कर दे, तो वो आपके लिए एक डेंजरस चीज़ होगा। इसीलिए प्लांट के नीचे, पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए नाइट टाइम में। लेकिन ये रीज़न बिल्कुल भी गलत है। पर ये बिल्कुल बात सही है कि फोटोसिंथेसिस जो है उस टाइम में नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन हो रहा होता है। पर इतना छोटा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है प्लांट, उससे हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। तो ये एक मिथ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर पार्ट से, जैसे कि आपका स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, ये सबसे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। यानी कि सिर्फ एक यूनिट या एक ऑर्गन इसका नहीं होता है इन्वॉल्व, बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। आई होप आपको प्लांट का रेस्पिरेशन समझ आ गया होगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को हमने डिटेल में समझ लिया है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और थोड़ा डिफरेंट था हमसे, मतलब एनिमल से, क्योंकि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सारे पार्ट्स जैसे कि लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, ये सारे इंडल्ज हो रहे थे। पर जब हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें एक ही यूनिट रेस्पिरेशन का इंडल्ज होगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनिमल्स के रेस्पिरेशन को, कि कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो जब भी मैं एनिमल्स बोलती हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपके दिमाग में सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एनिमल आता है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, राइट, क्योंकि हमारा ये क्या है, एनिमल किंगडम है, जिसमें कि वो सब ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, और जिसमें जैसे कि आप अमीबा के ले लो, वो भी क्या है, वो एक एनिमल ही तो है, पर उसके सेल क्या है, बहुत कम है। इट हैज़ ओनली वन सेल विच इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, राइट। उस तरह से हम लोग देखें कॉकरोचेस को या कोई इंसेक्ट्स को, वो सब क्या है, सारा क्या है, वो एनिमल्स के ही कैटेगरी में आता है। तो अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि इन एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक यूनिट में होता है, राइट। तो उस यूनिट में अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अगर बोला जाए तो सारे एनिमल्स को क्या होंगे, पर्टिकुलर क्या होंगे, ऑर्गन होंगे। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। इनका अपना एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, ठीक है। जैसे अगर अमीबा की बात की जाए, तो उसके क्या होंगे, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। इसको भी अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, मैं बस एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे सब में अलग होता है। अगर किसी इंसेक्ट्स की बात की जाए तो उनमें क्या होता है, स्पाइरेकल्स होते हैं, ट्रैकिया होता है, राइट। तो ये सारे चीज होते हैं। अगर मैं किसी एक्वाटिक एनिमल की बात करूँ तो उनके पास गिल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स या फिर कोई मैमल्स की बात की जाए तो लंग्स होता है, राइट। तो ये क्या है, दीज आर द ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ऑब्वियसली बात है, रेस्पिरेटरी गैसेस की बात की जाए तो O2 एंड CO2 का ही नाम आएगा। ऑक्सीजन क्या है, इनटेक करते हैं हम, और CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, राइट। तो ये तो हर किसी में होता ही है। तो यानी कि अगर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात की जाए तो सबके पास क्या है, अपना एक अलग ऑर्गन है, किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि रेस्पिरेशन जो होता है, ब्रीदिंग रेट एक बोल के एक टर्म है, राइट। ब्रीदिंग रेट होता है, राइट। अब देखो क्या होगा, जितना कम ऑक्सीजन होगा, O2 का लेवल जहां जितना कम होगा, ब्रीदिंग रेट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्वाटिक एनिमल की या बात करूं वाटर का, ठीक है। अगर वाटर की बात करूं तो वाटर में O2 क्या होता है, मिक्स होता है, जिसको एक्वाटिक एनिमल लेते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। बट ये जो मिक्स होता है, इसका कंपेयर अगर मैं एयर में करूं,
कि एयर में से जो ऑक्सीजन मिलता है उस अमाउंट से करूँ, तो इन दोनों में अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, वाटर का अमाउंट कम होगा, मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन क्या है मिक्स है उसका अमाउंट कम होगा और एयर में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे वो सारे एक्वाटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ताकि वो क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर सके, है ना। क्योंकि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन की का अमाउंट जो है वो क्या है? कम है, तो उन्हें ब्रीथ क्या है? ज़्यादा करना पड़ेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसका क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एनिमल्स में वो होता है ऑक्सीजन का इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का आउट एक्सहेलिंग, और वो तब वो रेट उसी पे डिपेंड करता है जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक किसी को मिल रहा है। साथ में जो वर्क जितना ज़्यादा होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, उसे उतने ज़्यादा फिल्टरेट मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अगर रेस्पिरेशन का रेट वगैरह ज़्यादा ना हो तो उतना फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और मतलब चैम्बर भी उसी पर डिपेंड करता है। चैम्बर की भी हमने बात की है, हार्ट में बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह की तभी भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो वो सब डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना ज़्यादा सुपीरियर है और कितना ज़्यादा इन्फीरियर है। तो समझ आ गया कि एनिमल्स इन रेस्पिरेशन क्या है, प्लांट से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि एनिमल्स की अगर बात की जाए तो दे हैव वन स्पेशल ऑर्गन या एक यूनिट होता है उनके पास जो कि क्या कराता है? रेस्पिरेशन कराता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, और सबसे ज़्यादा सिंपल एनिमल अमीबा से स्टार्ट ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो अमीबा की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, सबको पता है, यानी कि एकदम सिंपलेस्ट, है ना, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें जो प्रोसेस होता है ये होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न फिर से बताने की ज़रूरत तो मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि डिफ्यूज़न मैंने बहुत अच्छे में ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को क्लियर किया है एक वीडियो में, आप जाके ज़रूर देखना, इसी चैनल में उसका है। और ये डिफ्यूज़न जो होता है इसमें क्या होगा? कोई भी, जैसे कि गैस हो गया, कोई भी वाटर हो गया, किसी सॉलिड पार्टिकल्स का, किसी भी पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है हाई टू लो, मतलब जहां कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उस तरफ से बढ़ेगा, वहां पे जहां पे कॉन्सेंट्रेशन उस पार्टिकल का कम होगा, ये डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, किसमें? अमीबा में। और क्या सिर्फ अमीबा में? तो नहीं, अमीबा, पैरामीशियम, प्लानेरिया, ठीक है, प्लांटेरिया, ये सारे में क्या होता है? आपका डिफ्यूजन होता है। किस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू होता है? रेस्पिरेशन। अब होता क्या है, प्रोसेस क्या है, ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या आप देख रहे हो? ये है अमीबा, एक इरेगुलर शेप का अमीबा होता है, और ऑब्वियसली ये सेल है, तो सेल के अंदर में आप देखो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और सेल का जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतना तो क्लियर है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू O2 जो है वो क्या होता है? इन करता है सेल। अब देखो, इतना तो याद है कि डिफ्यूजन के लिए मैंने बोला था हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अगर ये अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन ऐसा है, तो इसका मतलब बाहर जो है हाई है कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का? O2 का, और अंदर क्या है? लो है कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का? तो O2 का। उस हिसाब से ये अंदर जा रहा है। और याद रखना एक चीज है कि अमीबा कहाँ पे रहता है? तो वाटर में रहता है। कहाँ रहता है? वाटर में रहता है। और सिंस ये वाटर में रहता है, मैंने बोला कि ये कैसे ऑक्सीजन लेगा? जो वाटर में जो O2 मिक्स्ड है उसी O2 को वो क्या करेगा? इनटेक करेगा, अपने अंदर लेगा। और किसके थ्रू लेगा? तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेगा। उस सेल का जो मेम्ब्रेन है, सरफेस मेम्ब्रेन, उसी के थ्रू वो क्या करेगा? यानी कि अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूं इन अमीबा, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है अमीबा का? सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। अब एक चीज और याद रखना कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जो है ये मैंने बताया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि दीज आर वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर तो है ही। तो जब डिफ्यूजन होता है तो पहली बात होता क्या है कि डिफ्यूजन में ये इनटेक तो करते हैं ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन क्या होता है? स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में,
ठीक है, ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और इस स्प्रेडिंग में कितना टाइम लगता है, वेरी लेस, बहुत लेस टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये पूरा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में क्या होता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ये जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें भी जो आप अमीबा देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा है, ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब हमने इसको इनलार्ज करके आपको पिक्चर दिखाया है। ये बिल्कुल छोटा होता है, टाइनी होता है, यानी कि जैसे ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है, ये तुरंत से ही क्या हो जाता है, वेल स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, वेल स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन जो एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, वो हो जाता है, हर सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है। साथ ही साथ हर सेल, मतलब उनके पास तो एक ही सेल है ना, ये पूरा फैल जाता है उसी में। और उसके बाद जो जितना ऑक्सीजन आप लेते हो, आपका जो अंदर में मेटाबॉलिज्म होता है, उससे क्या बनता है, उससे CO2 बनता है। और ये CO2 फिर क्या हो जाता है, डिफ्यूजेस आउट हो जाता है, किसके थ्रू, सेम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसके थ्रू, सेम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन, और जो डिफ्यूजन का ये जरिया है जिसके थ्रू ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। और ये प्रोसेस इसीलिए यहाँ पॉसिबल है क्योंकि इनके क्या है, इनके स्ट्रक्चर बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इससे क्या होता है कि जो डिफ्यूजन है वो जल्दी हो पाता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। अब मैं अगर एग्जांपल ले लूँ एक लेटर सपोज ग्रास हॉपर की, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की तो बात ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर है। तो ग्रास हॉपर की भी अगर एग्जांपल लूँ तो उसका भी स्ट्रक्चर इससे बड़ा है, राइट, इससे बड़ा है वो भी। तो उसके बॉडी में भी क्या है, अगर ऑक्सीजन डाला और उसको पहुंचाना पड़ा पूरे बॉडी में, तो क्या लगेगा, इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट, इट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसके थ्रू रेस्पिरेशन उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो एक अनुमान के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो अगर हमारे बॉडी में क्या है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेटर सपोज टो में जाना है, ठीक है, इतना दूर अगर स्प्रेड करना है, इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 years। सोचो इतना टाइम लगेगा डिफ्यूजन के थ्रू अगर लंग से O2 को स्प्रेड कराना है, कहाँ पे, टो में, हमारे टो में, तो वो सोचो कितना टाइम लगेगा, 3 साल लग जाएगा, समझना। तो ये क्या होगा, इट इज अ वेरी ह्यूज टाइम, वेरी स्लो प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस। पर ये स्लो प्रोसेस इसमें पता नहीं चलता है क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, जगह ही छोटा है ना, स्प्रेड तुरंत हो जा रहा है। लेकिन हमारे बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है। अभी देखो हमारे बॉडी में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन बोल के एक चीज होता है, राइट, हेमोग्लोबिन। ये जो हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को, इसका रेड ब्लड सेल जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, O2 को लेता है और पास होता है कैपिलरीज के थ्रू और जाके देता है बॉडी के, और जो कि बहुत ही क्या है, रैपिड प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। हेमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए ये क्या होता है, CO से भी, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्या है, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और इसीलिए हमारा बॉडी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस भी हो जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो पा रहा है क्योंकि हमारा क्या है, हमारा बॉडी क्या है, लार्ज कह सकते हो या लार्ज कहो या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन है, या कोई भी ह्यूज एनिमल का, अगर 2-3 एनिमल्स जो यूनिसेल्युलर है उनको छोड़ दिया जाए, तो जो एनिमल्स, बाकी के जो मैमल्स हैं, बाकी के जो एनिमल्स हैं, जो उनके में सेल, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, वो सब जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़न नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ डिफ्यूज़न और उसके थ्रू रेस्पिरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी किस में है, सिर्फ और सिर्फ अमीबा में है। यानी अमीबा क्या करता है, रेस्पिरेशन करने के लिए अमीबा के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूज़न, प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू करता है। और ऑर्गन का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये अमीबा का जो पूरा रेस्पिरेशन है ये समझ आया होगा और अमीबा क्यों पॉसिबल है अमीबा के लिए डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन करना, ये भी समझ आया होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि सिर्फ अमीबा नहीं, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि विच अदर ऑर्गेनिज्म डू रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। तो योर आंसर शुड बी, व्हाट शुड बी योर आंसर, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। रेस्पिरेशन इन अमीबा के बाद बारी है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म को समझने की। अमीबा को हमने देखा कि वो क्या होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपना
रेस्पिरेशन कर पाता है। लेकिन मैंने बोल दिया था पहले ही कि रेस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि इतना टाइनी नहीं है, यूनिसेल्युलर नहीं है, वो क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं कर सकता है। तो इसमें पहला नंबर आता है अर्थवॉर्म का, कि अर्थवॉर्म कैसा होता है। आप सबने अर्थवॉर्म देखा है कि अर्थवॉर्म, और इसका क्या नाम है, अर्थवॉर्म को एक और भी नाम है ना, क्या बोलते हैं इसको, फार्मर्स फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन कर पाता है, मिट्टी को आप देखते होंगे टिल्टिंग कर पाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इसमें खासियत है जो जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। लेकिन अगर इसके स्किन की बात की जाए तो ये कैसा होता है, बहुत ही थिन, बहुत ही कैसा स्किन होता है, ये थिन स्किन होता है, और साथ ही साथ मॉइस्ट स्किन होता है, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीजन का इनटेक करता है, O2 को क्या करता है, लेता है, और CO2 को रिलीज करता है। CO2 को रिलीज करता है किसकी मदद से, अपने स्किन की मदद से। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो जब ये ऑक्सीजन ले लेता है तो उसके बाद बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, बॉडी में क्या है, ब्लड, उस ब्लड के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो है कैरी ओवर हो जाता है रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि आपका ये जो अर्थवॉर्म है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है ना, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है, हम देख पाते हैं, अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है इसमें, उसका स्किन ही क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इसके बाद देखा जाए तो ये समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि रेस्पिरेशन इन फिश कैसा होता है। रेस्पिरेशन इन फिश का मतलब है एक्वाटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन मोस्टली, ठीक है। मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे ही रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल गिल्स होता है, ठीक है, स्पेशल गिल्स होता है, जिसके थ्रू इन लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अगर मैं किसी फिश की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं उस फिश की बात करूं तो उनमें जो ये गिल्स होता है, इसके ऊपर एक और कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं, गिल कवर बोलते हैं, गिल्स कवर, उनका एक कवर होता है, ठीक है। ये कवर इसीलिए होता है, इससे क्या होता है, दिखाई नहीं देता है कि उनमें गिल्स है, राइट। अब उन लोग क्या करते हैं, उन लोग वाटर में जो सॉल्यूबल है O2, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, पूरे वाटर को क्या करते हैं, फिश जो है इनटेक कर लेता है। अब ये वाटर जाता है इस गिल के पास, और गिल क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है O2 को। गिल क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है O2 को वाटर से, ठीक है। मतलब वो वाटर लिया, वाटर में क्या है, O2 मिक्स्ड है ऑलरेडी। अब उस वाटर को क्या करना है, उस O2 को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस O2 को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करके जो सिर्फ ऑक्सीजन है वो क्या होता है, ब्लड के ही थ्रू क्या हो जाता है, पूरे रेस्ट बॉडी पार्ट में क्या होता है, जाके मिक्स हो जाता है और बॉडी पार्ट को मिल जाता है। पूरा रेस्पिरेशन उसी प्रोसेस से हो जाता है, और फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो फिर आता है गिल के पास। गिल जो है वो क्या करता है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके उसको वाटर में मिक्स करके उसे क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि क्या होता है ऑर्गन। सबसे पहले मैंने बता ही दिया था कि एनिमल्स जितने भी हैं उनके पास अपना एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है डेडिकेटेडली उसी काम के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा अर्थवॉर्म में क्या है, उसका मॉइस्ट स्किन है। अगर देखा जाए अमीबा में तो उसका सेल मेम्ब्रेन है। उसी तरह से फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, और ये गिल्स के थ्रू ही वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को कर पाते हैं, ठीक है। तो ये गिल्स जो होता है वो क्या करता है, उसको मदद करता है कि वाटर से जो ऑक्सीजन, वाटर में जो मिक्स है ऑक्सीजन, उसको क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने को। और मैंने एक और चीज़ आपको पहले ही बता रखा है कि जो ब्रीदिंग रेट है किसी भी एक्वाटिक एनिमल का, वो क्या होगा, एक नॉर्मल लैंड एनिमल से या टेरेस्टेरियल एनिमल से क्या होगा, हमेशा बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होता है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है इन कंपेयर टू द एयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, है ना। तो उसके कंपेयर में क्या होगा, बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो होल प्रोसेस है ये क्या होता है, इनका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये मैंने समझा दिया। अब एक बात याद रखो या समझने की कोशिश करो या मुझे जवाब दो कि क्या होगा क्या होता है जब आप किसी फिश को पानी से निकाल लेते हो। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाती है, वो मर जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। पर क्वेश्चन ये है कि अगर इसे ऑक्सीजन ही चाहिए, जो कि इन लोग क्या चीज़ से ले रहे हैं, वाटर से ले रहे हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन मिक्स है उसके थ्रू तो ये अपना काम चला रहा है, राइट।
अगर बात, और हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर में जो मिक्स है ऑक्सीजन उसका क्या है, अमाउंट बहुत कम होता है इन कंपेयर टू द एयर, है ना। अगर एयर के ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसमें ज़्यादा होता है। तो फिर क्या बात है, जो फिश क्या करती है, बाहर आते ही मर जाती है। बाहर भी तो ऑक्सीजन है ना, तो क्यों ना उस ऑक्सीजन को लेके ये अपना सर्वाइव कर पाती है। तो उनके पास क्या नहीं है, उनके पास लंग्स नहीं है। तो बाहर में जो ऑक्सीजन है, एयर में जो मिक्स है ऑक्सीजन, उसके लिए, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए आपको ब्रीथ करने के लिए आपको लंग्स की ज़रूरत होगी। वहाँ गिल्स जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है, गिल्स जो है वो काम नहीं करता है वहाँ पे। तो वो क्या होगा, गिल्स का काम है वो सिर्फ पानी में ही जो ऑक्सीजन मिक्स है उसी को एक्सट्रैक्ट करके वो कर सकता है, वो दे सकता है फिश को, ठीक है। इसके अलावा वो लंग्स की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, एयर में मिक्स ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करा सकता है। इसीलिए जब आप फिश को बाहर निकालोगे एयर से, तो सॉरी वाटर से, तो वो क्या होगी, चटपटा के मर जाएगी, वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये हो गया एक्वाटिक एनिमल का रेस्पिरेशन का सिस्टम। तो ये आप कीप ऑन रिवाइजिंग कि आपने ध्यान दिया है कि नहीं। अमीबा में रेस्पिरेशन के लिए क्या था, सेल मेम्ब्रेन। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन के लिए उसका मॉइस्ट स्किन। और अगर फिश या किसी एक्वाटिक एनिमल की बात की जाए तो उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है उसका गिल्स, ठीक है। अगर फिर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात की जाए कि रेस्पिरेशन जो होता है इन ह्यूमंस, लेकिन इससे पहले एक और बता दूं मैं, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस जो है फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग्स के बारे में अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा मोस्टली, तो फ्रॉग्स क्या होते हैं, वो कैसे करते हैं रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग्स में क्या होता है, दोनों चीज़ होता है। क्या क्या होता है, लंग्स भी होता है और गिल्स भी होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू भी और गिल्स के थ्रू भी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। रेस्पिरेशन इन फिश करने के बाद अब जो हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन, मैंने पहले ही बता दिया कि सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमंस का रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन जो भी है, जितने भी मेटाबॉलिज्म है, ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहता है जिसको कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब हम लोग रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ को याद रखना, मैंने पहले ही बोला था कि ज़रूरी है। एक है ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। मैंने बोला ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ माइन्यूट से अंतर है कि जब ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक चीज़ तो है नहीं। ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग सिंपली एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एयर को अंदर लेते हैं और फिर एयर को बाहर छोड़ते हैं, राइट। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में भी एक क्या है, स्टेप है, एक ये भी एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का भी क्या है, एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि ब्रीद इन क्या है, ब्रीद आउट क्या है, राइट। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो एक फुली कॉन्सेप्ट, डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है, राइट। जिसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में हमारे पास जो फूड है, जो हमने फूड इनटेक किया है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू वो फूड का ब्रेक डाउन होता है। और जब वो फूड ब्रेक डाउन होता है तो जो स्टीडी हमारे पास क्या है, एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी जो रिलीज होता है वो हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। जो बची हुई एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या होती है, स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद वो भी हम लोग धीरे धीरे करके यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने खाया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम, ब्रीदिंग तो हम लोग थ्रू आउट करते हैं, कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं है जिसके जब भी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। खाने के बिना, पानी के बिना हम लोग कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग के बिना, मतलब हम लोग रेस्पिरेशन के बिना रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में दिखने लगेगा। तो लेकिन जिस हिसाब से और जिस रेट से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हर समय हर वक्त हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो क्या उसी रेट से हम लोग खाना भी खा रहे होते हैं, फूड इनटेक भी कर रहे होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोग फूड इनटेक उस रेट से नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि जब हम लोग फूड इनटेक कर लेते हैं और जो रेस्पिरेशन हो जाता है, एक बार के रेस्पिरेशन में अच्छा खासा अमाउंट में एनर्जी हम लोग को मिल जाता है, और वो एनर्जी जो है वो हम लोग, कुछ एनर्जी हम लोग का क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, और बचा हुआ कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके खर्च करते हैं, राइट। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। देखो ब्रीद इन और ब्रीद आउट में क्या क्या प्रोसेसिंग है, ब्रीदिंग और ब्रीद आउट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या प्रोसेस है, वो मैं बताती हूँ। जैसे देखो, आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, लंग्स है।
हमारा पेयर ऑफ लंग्स है हमारे पास, राइट। और ये जो लंग्स है, मैंने पहले ही बोला था कि हमारे बॉडी में होता क्या है कि जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स दिए हुए हैं, राइट, कवरिंग दिया हुआ है। तो जैसे ये लंग्स है, ये लंग जो है ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जो कवर करके रखा हुआ है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो क्या है, वो रिब्स है, राइट, रिब्स है। और इसको क्या बोलते हैं, रिब केजेस बोलते हैं। आप देख रहे हो इस रिब केज को, अगर मैं अच्छे से पिक्चर को आपको शो कराऊं तो आप देख रहे हो यहाँ तक जो है एक डिफरेंट कलर है और यहाँ के बाद एक डिफरेंट कलर दिखेगा आपको। आई होप आपको विजिबल है और आपको समझ आ रहा है कि यहाँ तक एक कलर ही डिफरेंट है और यहाँ तक क्या है, इसके बाद ये आखिर में ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है, दीज आर, ये जो आप कलर देख रहे हो ऑफ वाइट कलर का, और ये आपका थोड़ा सा मतलब समझो कि येलोइश में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कलर है ये क्या है, ये कार्टिलेज है, क्या है, तो ये कार्टिलेज है जो रिब केजेस में होते हैं, राइट। क्यों होते हैं, कार्टिलेजेस का क्या वैल्यू है, ये तो आपने पढ़ा भी है स्केलेटन वगैरह में, और मैं एक बार समझा देती हूँ कि इसका वैल्यू है। आप देखो अपने कान को, ये क्या है, कार्टिलेजेस है। आप अपने नोज के टिप को देखो, ये कार्टिलेज है। जहाँ जहाँ कार्टिलेजेस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस ऑर्गन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आप देखो कि ये जो आपका प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस में क्या है, आपका कार्टिलेजेस है, यानी ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये बोनी स्ट्रक्चर है जिसको लंग्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मायने रखती है, क्यों मायने रखती है, इसीलिए मायने रखती है कि जब आप ब्रीद इन करते हो ये प्रोसेस के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन करते हैं तो जो रिब्स के जो मसल्स हैं, राइट, रिब्स के जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं, ये मसल्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो आपका रिब्स है वो क्या होता है, मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। कैसा मूवमेंट हो जाता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऐसा हो जाता है। किस केस में, ब्रीद इन के केस में, ठीक है। जैसे आपने ब्रीद इन किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, आपके रिब्स के मसल्स, और आपका जो लिप्स है, आपका जो लंग्स है वो क्या हो गया, अपवर्ड, आपका जो लंग्स है वो कैसा हो गया, अपवर्ड, बाहर की तरफ, और थोड़ा सा अपवर्ड मतलब थोड़ा सा ऊंचा, और आउटवर्ड थोड़ा सा बाहर की तरफ हुआ। अब एक बात बताओ, आपका लंग्स है, ये इसको रिब्स ने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, और ये क्या कर रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है। अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो तो क्या ये पॉसिबल था, क्या ये पॉसिबल था कि लंग्स इस तरह से मूवमेंट कर ले। इसीलिए ये कार्टिलेजेस क्या है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझ में आया। तो कार्टिलेजेस तो होंगे ही होंगे, राइट। तो अब ये जो मूवमेंट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होगा, जैसे मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आपका लंग्स ऐसे है, लंग्स थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट करे और आउटवर्ड मूवमेंट करे। आपका जो ये डायफ्राम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायफ्रैग्म। ये डायफ्रैग्म जो है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फ्लैट, ठीक है, ये हो जाता है फ्लैट, और थोड़ा सा डाउनवर्ड भी हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इससे आपका लंग्स जो है वो, उसमें क्या होता है, जो आपकी चेस्ट कैविटी है, आपकी चेस्ट कैविटी जो है, सॉरी, चेस्ट कैविटी, ठीक है, इस चेस्ट कैविटी में जो है क्या हो जाता है, स्पेस, एयर स्पेस बन जाता है, ठीक है। जैसे एयर स्पेस बनेगा, किस किस वजह से स्पेस बना, एक तो आपके जो मसल्स हैं यहाँ पे, रिब्स के मसल्स, वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और रिब्स के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते ही लंग्स जो होता है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करता है, जिससे कि आपका जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट तरीके से इस तरह से हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो ये सारी वजह से आपकी चेस्ट कैविटी में जो होता है एयर स्पेस ज़्यादा हो जाता है, स्पेस बन जाता है, जिस ताकि आपने जो ब्रीद इन किया है, और हम ब्रीद इन क्या करते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं O2 को, ठीक है। तो हम लोग जैसे ब्रीद इन करते हैं तो हमारा वो जो एयर है, मतलब जो ऑक्सीजन है, वो क्या होता है हमारे लंग्स में जाके, क्योंकि स्पेस तो बहुत ज़्यादा हो ही गया चेस्ट कैविटी में, उसमें जाके क्या हो जाता है, भर जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्रीद इन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की नहीं। तो ये ब्रीद इन एक आउट जो नॉर्मल सा फिजिकल प्रोसेस है उसमें ये होता है, यहाँ तक होता है, राइट। और अगर अब बात करें ब्रीद आउट की, तो ब्रीद आउट में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जो आपका रिब्स का जो मसल्स था जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। जैसे वो एक्सपैंड होता है तो आपका लंग्स जो है वो इनवर्ड
इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। और ये जो आपका आप देख रहे हो डायफ्राम, ये जो डायफ्रैग्म है ये क्या हो जाता है, ये जो ऐसे हो गया था वो फिर से ऐसे हो जाता है, राइट। एक कर्वी जो उसका जो कर्व टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये फिर से ऐसा हो जाता है, फिर से ऐसा हो जाता है। अब जैसे ये ऐसा होता है, जो एयर स्पेस है, कहाँ पे एयर स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में जो एयर स्पेस की बात हो रही है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाता है। और जैसे ये डिक्रीज कर जाता है आपका एयर जो है वो ब्रीद आउट हो जाता है, राइट। और ब्रीद आउट क्या करते हैं हम लोग, कौन सा गैस, तो CO2, इसको हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, और ब्रीद इन क्या करते हैं, O2, इसको हम लोग ब्रीद इन कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि ब्रीद इन जब हम लोग करते हैं तो आपके चेस्ट का मूवमेंट कैसा होता है और उसके बाद क्या होता है, राइट। और ब्रीद आउट करते हैं तब आपके चेस्ट का मूवमेंट और लंग्स का मूवमेंट कैसा होता है। ये आपको याद रखना है कि जब हम लोग ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इसमें नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, विंड पाइप आप देख रहे हो, लंग्स, रिबकेज या रिब्स, ठीक है, और डायफ्रैग्म, ठीक है। ये सारे चीज इंडल्ज हैं, ठीक है। यहाँ पे फूड के ब्रेकडाउन का, माइटोकॉन्ड्रिया का, साइटोप्लाज्म का कोई भी रोल नहीं है। ये एक कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस तो हमने देख लिया। अब हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, इसका मतलब जो रेस्पिरेशन होगा या कोई भी लाइफ प्रोसेस होगा वो एक पूरी तरह से सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम के थ्रू होगा, राइट। और यह ऑर्गन सिस्टम एज ए यूनिट वर्क करेगा, लेकिन इसमें क्या होंगे, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। समझ में आया? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें कई सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। हमें देखना है कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। तो पहला जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो है नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। अगर नॉस्ट्रिल्स की बात की जाए, अगर यहाँ नॉस्ट्रिल्स की बात की जाए तो आप देखोगे जैसे हमारा ये क्या है, नोज है। नोज में क्या है, 2 होल्स हैं, और ये होल्स जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, राइट। इसी से हम लोग क्या करते हैं, एयर को इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो यही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कुछ ऐसे भी मतलब समटाइम्स क्या होता है कि आपका नाक बंद है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मुंह से सांस लेना चालू कर देते हो। तो ये है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है, आखिर हम मुंह से भी कभी सांस ले सकते हैं, कभी नाक से सांस ले सकते हैं, तो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप नोस्ट्रिल्स से ही ब्रीद इन करो। ये क्यों ज़रूरी है और क्यों सही है, क्योंकि हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं इसमें क्या होता है, कुछ टाइनी हेयर्स होते हैं, ठीक है, साथ में म्यूकस होता है, टाइनी हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। तो ये म्यूकस और टाइनी हेयर्स मिलके आपके क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो आपके किस में है, एयर में प्रेजेंट है, इसको क्या करता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है, इसको फिल्ट्रेट करता है। तो ये जो फिल्टर करने के बाद, फिल्टर आउट करता है, उसके बाद आप देखे होंगे कि आपका जो एयर जो जा रहा है वो मेक श्योर हो जा रहा है कि आप वो क्लीन एयर ही अपने क्या कर रहे हो, बॉडी में इन करा रहे हो, ना कि कोई डस्ट पार्टिकल और बहुत सारी गंदगी के साथ। लेकिन जब आप माउथ से ब्रीथ करोगे तो इसका मतलब आपके मुंह में वो सारा तो प्रोसेस नहीं है। और ये जो म्यूकस है ये क्या होता है, ये आपके नोज में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसके थ्रू क्या होता है, सिक्रेट होते रहता है, राइट। लेकिन आपके मुंह में ऐसा कुछ सिक्रेशन नहीं है, आपके मुंह में ऐसा कुछ नहीं है जो जिससे कि आपका जो एयर है जो आपने ब्रीद इन किया है वो क्या हो सके, फिल्ट्रेट हो सके। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या ध्यान रखें, नॉस्ट्रिल से ही हमें क्या करना है, एयर को ब्रीद इन करना है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब एक देखो, नेजल कैविटी एक ओरल कैविटी है, और इन दोनों का जो कॉमन पैसेज है इसको क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एक कॉमन पैसेज होता है, जहाँ से क्या होता है, एक तरह से कैविटी होता है जहाँ पे क्या होगा, जिसको फेरिंक्स बोलते हैं। अब नेजल कैविटी जो होता है वो नोज के जस्ट पीछे में होता है, बिहाइंड द नोज, ठीक है, बिहाइंड जो होता है नोज के जस्ट पीछे होता है, ठीक है। ओरल कैविटी आपके माउथ के पीछे होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कैविटी हो जाता है, यहाँ पे फेरिंक्स आया। अब ये एयर जो आपने ब्रीद इन किया था ये किसके थ्रू, यहाँ ये विंड पाइप के थ्रू क्या होता है, आगे बढ़ता है, और रास्ते में एक वॉइस बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं,
इस स्ट्रक्चर को लैरिंक्स बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि प्यूबर्टी के टाइम में क्या हो जाता है, ये जो आपका लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हैवी। तो आप मेल में क्या होता है, आवाज़ उसकी बेस जो होती है वो क्या होती है, हेवियर होती है, हेवी हो जाती है वॉइस। तो ये क्या है, ये वॉइस बॉक्स की वजह से ही होता है। तो ये हो गया आपका कॉमन पैसेज। अब उसके बाद ये जो विंड पाइप है ये यहाँ से गुजर रहा है। अब देखो इसी विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, इसी विंड पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलते हैं। आप देखोगे इस ट्रैकिया में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं और ये इसीलिए है क्योंकि, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कार्टिलेजेस है। ठीक है, ये कार्टिलेजेस से बने हुए हैं। तो क्यों बने हुए हैं, क्योंकि अगर इन केस अगर इसमें कोई भी एयर पास ऑन नहीं हो रहा है तो और जब ये खाली है तो क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स ना करे। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, इस टाइप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया ना हो तो ये कोलैप्स कर सकता है, जो कि क्या होगा, डेथ कॉज करेगा सीधा का सीधा। इसीलिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए कि ट्रैकिया जो है वो क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, उसके वजह से ये क्या है, मतलब कोलैप्स होने से बच जाता है। ठीक, आगे अगर फर्दर सब डिविजन्स की बात की जाए तो ये जो फर्दर सब डिविजन्स है ये यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 सब डिविजन्स हो जाते हैं। ठीक है, इस 2 सब डिविजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। राइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलेंगे। ठीक, अब ये ब्रांचेस या फिर ब्रांचीज बोलते हैं या ब्रांचियो, अब ये ब्रांचेस जो होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आगे भी सब डिवीज़न होना चालू हो जाता है। ठीक, अब ये जो आगे का सब डिवीज़न है तो इस आगे के सब डिवीज़न को क्या बोलते हैं, ब्रांचियोल्स बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं, ब्रांचियोल बोलते हैं। इस बीच में 2 आप देख ही रहे हो कि लंग्स है हमारे पास, अ पेयर ऑफ लंग्स है और ये लंग्स जो होता है वो क्या हो जाता है, इसमें बीच में एक जगह खाली होती है और उस जगह में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट में हमारा हार्ट होता है, हमेशा हार्ट किस साइड थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। राइट, तो ये हो गया। फिर ब्रांचियोल होता है। ब्रांचियोल के बाद जो है हमारा जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारा एक, आप देखो अंगूर के गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। राइट, अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई क्या होता है, इस एल्वियोलाई के ऊपर में ही क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज जो है, यही ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, ब्लड का जो एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन का जो एक्सचेंज है वो करते हैं। यानी जो रियल गैसियस एक्सचेंज है वो यहीं पे होता है। जो रियल गैस एक्सचेंज है वो क्या होता है, वो यहीं पे हो रहा होता है। राइट, तो मेन अगर देखा जाए कि लंग्स के अंदर भी मेन पार्ट जहाँ पे रेस्पिरेशन एक्चुअली में टेक प्लेस करता है जहाँ से, तो वो है एल्वियोली। आपको एक चीज़ पता है कि हम लोग ने पहले भी बात की है कि जब कभी एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हम लोग 2-3 चीज़ को ध्यान में रखेंगे और क्वालिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या क्वालिटी है। क्वालिटी है कि आपका क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होने के बाद थिन वॉल्ड होना चाहिए। वॉल कैसा होना चाहिए, एकदम थिन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ब्लड सप्लाई, कांस्टेंट ब्लड सप्लाई होना चाहिए। राइट, ये सारा कुछ, ये सारी क्वालिटी क्या है उस कैपिलरी में जो एल्वियोली के पास है उसमें मौजूद है। अब ये है कि अब आपको ये समझना है कि आखिर में इसका एरिया कितना होता होगा। मान लो ये एल्वियोली जो है ये कितने हैं, बहुत सारे हैं। राइट, अभी हमको जानना है कि क्या कितना बड़ा एरिया दे पाता है। तो अगर इस एल्वियोली को क्या कहते हैं, फ्लैट कर दिया जाए, आपका जो एल्वियोलीज है इसको एक खोल के देखा जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के जितना बड़ा होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, 80 स्क्वायर मीटर के करीब आपका उतना बड़ा क्या हो जाता है, ये आपका एल्वियोली होता है। तो आपका एक टेनिस कोर्ट की तरह, टेनिस कोर्ट के जितना क्या हो जाता है एरिया ये कवर करता है। यानी समझो कितना लार्ज एरिया है और इस लार्ज एरिया होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होते हैं। राइट, और हमें पता है कि जितना ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा,
ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है, उतना ज़्यादा फूड पार्टिकल का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। फूड के ब्रेक डाउन के बाद हमारे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग गैस एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन का होगा, मतलब रेट बढ़ेगा, और जितना रेस्पिरेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग को एनर्जी मिलेगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम लोग को समझना, कुछ फैक्ट्स को भी समझ के चलना है। तो ये याद रखना कि 2 होता है, पहले ब्रांचेस, और फिर ये ब्रांचेस जो होते हैं वो ब्रांचियोल में बदल जाते हैं फर्दर सब डिविजन होने के बाद, और उससे भी फर्दर सब डिविजन होके एल्वियोली बनता है। और ये क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है जहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली हो रहा होता है, राइट। यही मेन प्लेस है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली हो रहा होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने ये तो समझ लिया कि ब्रीदिंग होता कैसे है, कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। अब मैं एक बहुत आश्चर्य वाला डेटा मैं आपके सामने लेके आई हूँ, वो है इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, इनहेल एयर और एक्सहेल्ड एयर का जो डेटा है वो आपके सामने रखा है मैंने, कि ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, और जब आप एक्सहेल करते हो तो 16.4% ऑक्सीजन आप एक्सहेल कर देते हो, निकाल देते हो। और उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.04% हम लोग इनहेल करते हैं, और एक्सहेल कितना करते हैं, 4.4%। और वाटर वेपर भी थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग इनहेल कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इसीलिए आप बात करते हुए कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स भी आपके मुंह से बाहर आता है, तो वाटर वेपर है वो, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, आप देखते हो कि जो हमारा जो अगर देखा जाए तो अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है, आपका एयर का अमाउंट है अगर, तो देखो तो ये जो कॉम्पोजिशन है बिल्कुल सेम है। मतलब जब आप ब्रीद इन करते हो तब भी ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर वेपर, जब आप ब्रीद आउट करते हो तब भी ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर वेपर, सारा एक जैसा ही है। लेकिन अंतर कहाँ पे है, अंतर पोर्शन में है। आप देखो ये जो प्रोपोर्शन है ये बिल्कुल अलग है, परसेंटाइल क्या है, बिल्कुल अलग है। लेकिन ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है कि जब हम एक्सहेल करते हैं उस वक्त भी हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर कोई टेस्ट ट्यूब है, राइट, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया है हमने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर रखा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर रखा है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, एयर को ब्रीद आउट करते हैं। तो जब आप एयर को ब्रीद आउट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है CO2 निकलता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि CO2 ही निकलता है, तो जब क्या होगा, ये आपका लाइम वाटर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। जब ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं। क्या एक्सहेल कर रहे हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, राइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, बचपन से करते आ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसको कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, एक्सपेरिमेंटली बताइए कि हाउ इज इट, मतलब वाई या फिर विच गैस यू एक्सहेल ड्यूरिंग योर रेस्पिरेशन। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बताना होगा स्टेप वाइज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये वाला बात बिल्कुल समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं। ब्रीदिंग रेट की बात कर ले तो ब्रीदिंग रेट इन अ ह्यूमन, नॉर्मली एडल्ट ह्यूमन में 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है, 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट होता है। और ये क्या होता है, रेस्ट के पोजीशन में होता है। जब आप रेस्ट में होते हो तो ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। लेकिन जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो या दौड़ रहे होते हो, भाग रहे होते हो, कुछ वर्क कर रहे होते हो, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब जितना आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा आप ब्रीद करते हो, ब्रीदिंग रेट भी आपका क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा आपको ऑक्सीजन चाहिए उतना आप ब्रीदिंग रेट भी आपका बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये वैरी करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। न्यूट्रिशन के बाद लाइफ प्रोसेस का सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन। मैंने इसे इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक या किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड रह जाता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और तब तक के लिए कीप रेस्पायरिंग।